जो गेट का 3 आवर्स था वो 3 घंटे को आप किस तरह यूटिलाइज किया, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे कोई सेक्शन बाय सेक्शन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, तो उस 3 घंटे को किस तरह किस वे में आप उसको अटेम्प्ट किए थे 3 आवर्स को? देखिए, मेरा स्ट्रेटेजी वही था कि पहले जो क्वेश्चन सिंपल थे मैंने खोज कर उन्हें लगाया, जिसमें हमको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी और सीधे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे जो देख कर बनने वाले थे। मेरे भी आ जाते तो शायद AIR 1 मैं होता, थर्ड ईयर में ही AIR 1 अचीव कर लेता। मैंने मतलब सोचा भी था और मुझे लगा। वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि अभी ये अगस्त का मंथ चल रहा है और इसके बाद फॉर्म फिलअप होगा गेट का और उसके बाद आपको कुछ डिमोटिवेशन फील होगा। तो आपके इस डिमोटिवेशन को दूर करने के लिए हम एक ऐसे गेस्ट को लाए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे ताकि आपके जर्नी को और आपके प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ हैं AIR 2 जिनका नाम है शुभम। सो ये है शुभम, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल शुभम। तो शुभम, पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और आप किस ईयर में हैं और कैसे आप प्रिपरेशन किए? देखिए, मैं शुभम पांडे हूँ और मैं प्रेजेंटली अभी फाइनल ईयर बीटेक में माइनिंग इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ और मैं गिरिडीह झारखंड का ही रहने वाला हूँ। तो अभी मैं IIT ISM धनबाद में बीटेक कर रहा हूँ। ओके, IIT ISM धनबाद से। ये तो आप गेट कौन से ईयर में दिया? थर्ड ईयर में? हाँ, मैंने थर्ड ईयर में गेट दिया था। ओके, तो गेट में अपेयर होने का आपका एम क्या था? गेट में मेरा अपेयर होने का एम ये था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि माइनिंग इंजीनियरिंग में अगर इतने अच्छे से पढ़ रहा हूँ तो मुझे कोई वर्ल्ड इंडिया लेवल का कोई कंपटीशन हो जिसमें मैं अपने जो प्रतिभा है उसको मैं दिखा सकूं। ओके। और मैं मतलब स्टार्टिंग से ही देखते आया था कि मेरे सीनियर्स जो हैं वो गेट एग्जाम में काफी अच्छे परफॉर्मेंस देते रहे हैं। ओके। तो इस लेगेसी को मैं कायम रख सकूं, यही मेरा उद्देश्य था और इसीलिए मैंने थर्ड ईयर में ही ये किया। तो आपने AIR 2 अचीव किया, तो आपका फीलिंग कैसा था जब आपका रिजल्ट आया और क्या आप एक्सपेक्ट किए थे कि मैं AIR 2 अचीव कर लूंगा? देखिए, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो मैं अपनी पूरी लगन के साथ पढ़ाई कर रहा था। मैंने तैयारी भी किया तो पूरी लगन के साथ कि मुझे अच्छा रैंक लाना है। और उसके बाद फिर जब मैं एग्जाम दिया तो एग्जाम में भी मैंने अपना पूरा भरोसा दिया कि मतलब अच्छा कोशिश किया मैंने कि मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहे। लेकिन एग्जाम्स में न्यूमेरिकल बेस्ड आंसर्स काफी रहते हैं और इसमें आपको इसमें इंटीजर्स में नहीं बल्कि आपको एक रियल नंबर में आंसर्स देने होते हैं और इसका कोई लिमिट नहीं होता है कि आंसर्स क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं। तो यह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसीलिए मतलब मेरे में कॉन्फिडेंस इतना नहीं था एग्जाम देने के बाद कि मुझे इतना अच्छा रैंक मिल सकता है। लेकिन जब मैंने अपना आंसर शीट चेक किया और मुझे काफी अच्छे मार्क्स मिले थे, 62 पॉइंट समथिंग था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा अच्छा रैंक आ जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले ईयर्स भी अपने सीनियर्स का मार्क्स वर्सेस रैंक देखा था तो मुझे यकीन हो गया था कि टॉप 10 या टॉप 20 में तो आ जाएंगे। बट मुझे इतना यकीन नहीं था कि मैं ऑल इंडिया रैंक 2 अचीव करूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आपका जो AIR 1 है उदित जायसवाल, वो भी ISM धनबाद से ही है? हाँ, वो भी ISM धनबाद से ही है और केवल वही नहीं, टॉप के जो 6 रैंकर्स हैं वो सारे IIT। अच्छा, कंटिन्यूअसली 6 था ISM कंटिन्यूअसली। ओके, तो जैसे कि उदित जायसवाल का मार्क्स 64 था आई थिंक। हाँ, 63 पॉइंट समथिंग था। तो आप ऐसा नहीं सोचे कि कुछ नंबर मेरे भी आ जाते तो शायद AIR 1 मैं होता, थर्ड ईयर में ही AIR 1 अचीव कर लेता? मैंने मतलब सोचा भी था और मुझे लगा भी था, क्योंकि मैं अगर एक सवाल और सही कर लेता तो उससे मेरे मार्क्स बढ़ जाते और शायद मैं AIR 1 हो जाता। बट मुझे मतलब सेटिस्फाइड हूँ मैं कि मैंने जितना प्रयास किया और जिस हिसाब से मेरा AIR 2 आया तो मैं इससे पूरा मतलब सेटिस्फाइड हूँ। ओके, तो शुभम जी, आप अपना प्रिपरेशन कब स्टार्ट किए और प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मतलब कब सोचे आप कि मुझे अब गेट के लिए देना चाहिए, सही समय आ गया है? देखिए, मैंने यह स्टार्टिंग में सोच लिया था कि मैं जो माइनिंग इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहा हूँ तो मुझे थर्ड ईयर में ही, क्योंकि थर्ड ईयर में ज्यादा आपके पास टाइम होता है, फाइनल ईयर में आपके पास थोड़ा कम टाइम होता है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको किधर जाना है। तो मेरा क्योंकि स्टार्टिंग से ये क्लियर था कि मुझे माइनिंग के क्षेत्र में ही आगे जाना है, तो मैंने यह थर्ड ईयर में ही देने का सोच लिया था। पहले यह फाइनल कर लिया था और उसके बाद फिर जब ये समर ब्रेक होता है आपके 2.5 महीने से 3 महीने के आसपास का ये लंबा छुट्टी होता है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में पहले ओरेका में इंटर्न किया था, वो ट्रेनिंग था 1 महीने का। और उसके बाद फिर जो समय बच गया था लगभग 1 महीने 1.5 महीने के आसपास, तो उस टाइम मैंने ये गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और उस टाइम क्योंकि मेरा पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर था इसलिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और मैं सीधे एक ही बुराई बुक है उससे मैंने सवाल लगाना स्टार्ट कर दिया।
और अगर आप अच्छे से देखें तो मेनली मेरा जो समर ब्रेक का टाइम था उसी में मेरा मैक्सिमम प्रिपरेशन हो गया था। बाद में केवल रिवीजन के लिए कुछ चैप्टर्स छोड़े थे, बस वही था मेरा। अच्छा, तो जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि IIT ISM में जाने से वर्कलोड बढ़ जाता है, ठीक है, असाइनमेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपका SME होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट किए हैं, बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं, तो आपको बहुत बिजी रहना पड़ता है, ठीक है। तो आप दिन में कितने आवर टाइम देते थे गेट के लिए, क्योंकि आप वैसे भी बहुत ज्यादा बिजी होते थे, कितना आवर निकालते थे गेट के लिए? देखिए, ये बात सही है कि IITs में आपको एकेडमिक लोड काफी होता है। साथ में अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी साथ में होते हैं, कुछ अगर पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें एक्टिव रहते हैं, तो आपको काफी टाइम उधर भी देना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने यह सोचा था कि, और इसी के लिए मैंने यह फोकस किया था कि मेरा जो समर ब्रेक का टाइम है उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करूँ, ताकि बाद में मेरे लिए प्रिपरेशन करने के लिए काफी कम कंटेंट बचे और कम मेहनत करना पड़े। और आपने जैसा कहा कि मैं एक SME, एक जो सोसाइटी है यहाँ पे, एक्टिव सोसाइटी है, तो उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। और मैं काफी एक्टिव भी था। उसके साथ मैं चैनिका संघ जो यहाँ का क्लब है उसमें भी मैं एक्टिव था। तो इसके साथ जो वर्कलोड होता है उसको बैलेंस करने के लिए बात सीधा सा है कि रात में जो टाइम बचता है या फिर आप कभी दिन में जब क्लासेस के बीच में टाइम बचते हैं तो उसका आप सही से यूटिलाइज करें। और आपके पास समय काफी होता है अगर आप सही से उसको यूटिलाइज करना सीख जाएं तो। और मुझे नहीं लगता है कि ये वर्कलोड जो है वो आपको किसी भी तरह से गेट में और गेट की जो प्रिपरेशन है उसमें आपको बाधा पहुंचाएगी। और जहां तक एकेडमिक लोड का बात है तो एकेडमिक्स होते हैं वो आपको किसी न किसी तरह से गेट एग्जाम के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको वो तैयार ही कर रहे होते हैं। आप भी उस टाइम माइनिंग के या फिर कुछ और जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उसमें काम कर रहे होते हैं, तो आपको नॉलेज एनहेंस होते रहता है। तो उसका पॉजिटिवली लें और इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपका जो क्लासेस हो रहे हैं, असाइनमेंट हो रहे हैं, उसको आप गेट के तरफ किस तरह अरेंज करें। वो कंप्लीट आप पर निर्भर करता है और इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं हुई टाइम मैनेजमेंट को। तो आपने कोई कोचिंग अफोर्ड किया था क्या? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था। और मैं मानता हूँ कि जहाँ तक IIT ISM का बात है तो यहाँ के प्रोफेसर काफी अच्छे हैं और क्लासेस काफी अच्छे से होती है। तो इसमें आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके कॉन्सेप्ट क्लास अगर आप सही से कर रहे हैं, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो आपका क्लास का ही नोट्स आपके गेट के लिए यूजफुल रहा पूरी तरह? या गेट से मतलब हमारा जो कोर्स करिकुलम है वो गेट से काफी मैच करता है। और बशर्ते यह है कि हमारा जो कोर्स करिकुलम है वो गेट से काफी ज्यादा है, काफी ब्रॉड है। तो मुझे नोट्स के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, क्लास नोट्स मेरे लिए काफी थे। अच्छा, क्लास नोट से आप पूरा गेट का प्रिपरेशन कर लिए थे? हाँ, जो भी सब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग थे उसका प्रिपरेशन मेरा उसी से हो गया था, क्लास नोट्स से ही। और एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स को आप किस तरह रखे माइनिंग के सिलेबस के साथ साथ एफटी और मैथ को? क्योंकि आप लोगों का एप्टीट्यूड आई थिंक अच्छा ही रहता है, फिर भी आप एफटी और मैथ को किस तरह रिवाइज किए? क्योंकि बहुत लोग इसी दो सब्जेक्ट में फंस जाते हैं कि इन दोनों सब्जेक्ट में उनका वेटेज बहुत कम हो जाता है, वो निगेटिव में चले जाते हैं। तो आप उसको कैसे बूस्टअप कैसे किए माइनिंग के सब्जेक्ट? क्योंकि माइनिंग के सब्जेक्ट को तो आपके प्रोफेसर बहुत अच्छे से करा ही दे रहे हैं, लेकिन एफटी और मैथमेटिक्स को आप किस तरह हैंडल किए थे? देखिए, जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात है तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने 12th तक अच्छे से पढ़ा है और अगर बीटेक फर्स्ट ईयर में जैसे एक मैथमेटिक्स का कोर्स रहता है उसमें भी आपने अगर एक्टिवली आपने पढ़ा है तो मुझे लगता है कि बाद में केवल एक रिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो आप अच्छे से टाइम लें, अपने प्लान को अपने आप मैनेज करें कि आपको कैसे कब स्टार्ट करना है ये रिवीजन। तो अगर आपने पर्याप्त क्वेश्चंस लगा लिए हैं और आपको ये पता है कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के कितने डेप्थ से क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उसके नॉर्मल क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लें। तो मुझे नहीं लगता है कि मैथमेटिक्स के लिए आपको अलग से फिर से चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। और जहाँ तक एप्टीट्यूड की बात है तो एप्टीट्यूड के लिए यूट्यूब पे काफी चैनल्स हैं और काफी साइट्स हैं, जैसे इंडिया पिक्स वगैरह हो गया। तो इन सब से आप एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा ध्यान उधर नहीं दिया था क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स मैं मानता हूँ कि ठीक ठाक था, मुझे और अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस रिवीजन किया था मैंने। तो जब आप अपना आंसर की मैच किए होंगे एफटी और मैथमेटिक्स में से कितने स्कोरिंग आपके थे, कुछ आइडिया है आपको? मुझे परफेक्ट आइडिया नहीं है मैंने कितना स्कोर किया था, बट मैथमेटिक्स वगैरह में शायद 1 या 2 सवाल ही मेरे छूटे थे। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं काफी नेगेटिव मार्किंग जल्दी से करता हूं, इसलिए मैंने गेट एग्जाम में यह निश्चित कर लिया था कि भले ही कुछ सवाल छूट जाएं, टाइम मुझे ज्यादा लगे इधर देना पड़े नॉर्मल क्वेश्चंस में,
बट मैंने सारे कैलकुलेशन को डबली चेक किया था, तो इसीलिए मेरा ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग केवल एक हुआ था। केवल एक ही मार्क्स का 0.25 का नेगेटिव मार्किंग हुआ था। बाकी मैंने अच्छे से डबल चेकिंग किया था, तो मेरा नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ। और आपको यही ध्यान रखना होता है मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में, क्वेश्चन तो इजी रहते हैं बट काफी लोग नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो जो आपको गेट एग्जाम में सीट मिली थी, तो आप एक बार सॉल्व करने के बाद दोबारा रीचेक करते थे उसको? हाँ, मैंने सारे कैलकुलेशंस दोबारा रीचेक किए हैं। और चूंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेटर ले जाना अलाउड नहीं होता, आपको वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, तो उसके लिए आपको डबल चेक करना ही पड़ता है। कॉन्फिडेंस नहीं आता है क्योंकि आपके आंसर्स रियल नंबर में होते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए आपको डबल चेक करना पड़ता है। तो इस वजह से मेरा कुछ सवाल छूट भी गया है, बट हाँ ठीक है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ तो एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, मतलब एफटी और मैथमेटिक्स को आप बोल सकते हैं कि रैंक बूस्टअप तो 2 सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, रैंक बूस्टअप होता है अगर आपने सही से अगर रिवीजन किया है तो ये आपको रैंक बिल्कुल। तो कोई टेस्ट सीरीज आपने परचेस किया था क्या किसी इंस्टीट्यूट का? नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया था। टेस्ट सीरीज की तरह मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मॉक के रूप में दिया था, और टाइम के साथ मैंने दिया था। और आंसर चेक करने के बाद मुझे लगा कि मुझे टाइम पे और थोड़ा काम करना है, थोड़ा एक्यूरेसी मुझे बढ़ाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मेरे ज्यादा हो रहे थे। तो इन सब का यूज करके और मैंने फाइनल में अपना स्टडी तैयार किया कि मुझे नेगेटिव मार्किंग पहले कम करना है, भले ही क्वेश्चन थोड़े कम हो। और मेरा यही स्ट्रेटेजी था फाइनल गेट एग्जाम। अगर कोई टायर 3 कॉलेज का स्टूडेंट है तो उसके लिए मॉक टेस्ट कितना यूजफुल हो सकता है, और वो किस तरह अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है? क्योंकि वो टायर 3 कॉलेज का है, तो बेसिकली बात है कि कॉलेज में अच्छे से प्रोफेसर पढ़ाते नहीं है, ठीक है, तो उनको खुद से मेहनत करना होता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सजेशन रहेगा उनके लिए कि वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट उनके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए, जहाँ पे मतलब अगर आप प्रोफेसर्स आपको काफी अच्छे नहीं मिले हैं, या फिर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर नहीं हो पा रही है, तो मैं तो कहूंगा कि आपको बस अपना जो नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है वो क्लियर करना है। आप सेल्फ स्टडी से करें, कोचिंग से करें, या फिर यूट्यूब चैनल से करें। तो माइनिंग के क्षेत्र में आपको काफी यूट्यूब चैनल नहीं है जो मतलब आपको उतने ढंग के वो पढ़ा पाते हैं, लेकिन अगर आपको यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं कोचिंग में अगर ऑनलाइन आपको अगर मिल पाता है ये सब सुविधा कि आपको अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, तो यह बहुत अच्छा है। आपको ये ट्राई करना चाहिए, और अंततः आपको यही करना है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सब्जेक्ट की। क्योंकि अगर आप देखते हैं लास्ट के 2-3 साल के गेट के क्वेश्चंस, तो इसमें न्यूमेरिकल टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन सब आने बंद हो गए हैं। आपको इसमें बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। कुछ आपको बुक्स एक्स्ट्रा फॉलो करने पड़ेंगे, बट अगर कोई आपको गाइड करने वाले मिल जाते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया है। और अगर आपको मॉक देने हैं तो मॉक काफी जरूरी होता है। अगर आप टाइम और एक्यूरेसी दोनों को अगर आप अच्छे से अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो एक्यूरेसी मैं चाहता हूँ कि ये काफी जरूरी है। तो आपको अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थोड़ा शेयर करें कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? मेरी स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग से यही थी कि मुझे अपने जो क्लासेस हैं सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मैंने क्लास में अच्छे से नोट्स बनाए, प्रोफेसर जो पढ़ाते थे वो मैंने अच्छे से किए। और उसके बाद फिर मैंने जब ये निश्चित कर लिया था कि मुझे गेट करना है और 3rd ईयर में ही करना है, तो 3rd ईयर के पहले जो समर ब्रेक होता है मैंने उसी में अपना पूरा समय निकाला था। और मैंने उसमें इकेगुराई बुक लगाए, और एक एलसी काकू करके बुक होती है वो वेंटिलेशन की, तो मैंने वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि कंसेप्चुअल हमारा पहले से क्लियर था, तो मुझे बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगा। और लास्ट में मैंने मॉक के रूप में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो मैंने लगा दिए। तो कौन कौन से वैसे मोस्टली बुक फॉलो करना चाहिए? जो अगर टायर 3 का स्टूडेंट है तो उसको आइडिया नहीं रहता कि कौन कौन से बुक गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए उनको? देखिए, कौन सी बुक फॉलो करना है ये डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। अगर आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप इकेगुराई की बुक आती है जो गेट के लिए काफी अच्छी बुक है, और यह एक आप कह सकते हैं कि यह एकमात्र बुक है मार्केट में जो आपको गेट के लिए फुल्ली प्रिपेयर कराते हैं। तो आप इकेगुराई बुक को फॉलो कर सकते हैं। आप वेंटिलेशन के लिए स्पेशली एलसी काकू का बुक आता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इकेगुराई या फिर ये एलसी काकू वगैरह बनाते टाइम में अगर आपको लगे कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आपके लिए मतलब अगर रॉक मैकेनिक्स में दिक्कत है तो एक देव एंड वर्मा की बुक आती है, वो आप वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं। और उसमें काफी मतलब सॉल्यूशंस भी दिए होते हैं, तो फिर
आपको उतनी परेशानी नहीं होती है। इसके साथ अगर आपको मेटल माइनिंग में कुछ जरूरत है तो एसएमई की एक हैंडबुक आती है। इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरत पड़ती है इन लोगों की, और आप मेटल माइनिंग को इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि काफी कम क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल। इसके बाद ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के लिए आपके जिमेनो की बुक है, काफी फेमस बुक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। कोल माइनिंग के लिए आरडी सिंह की बुक आती है, आप वहां से अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं। और वेंटिलेशन के लिए एक मिश्रा सर की बुक आती है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहीं से क्लियर हो जाए। बिल्कुल, मतलब अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है देन आप अच्छा सा स्कोरिंग कर सकते हैं। अच्छा से बिल्कुल अच्छा से स्कोरिंग कर सकते हैं। आपको बस अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है। लास्ट टाइम में आपको टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो आप पीवाईक्यू कितनी बार सॉल्व किए थे? क्योंकि आप जैसे बोले कि मॉक टेस्ट नहीं लिए थे, सिर्फ पीवाईक्यू को एज ए मॉक आप यूज करते थे, ठीक है? तो कितनी बार आप पीवाईक्यू को एज ए मॉक यूज किए थे? देखिए, मैंने मॉक के रूप में 2021 का, 2020 का, 2019 का, ये शायद 3 पेपर्स मैंने लगाए थे, और मुझे लगा था कि मुझे एक्यूरेसी पे काम करना है, तो उस हिसाब से मैंने स्ट्रेटेजी फाइनल के लिए अपना तैयार किया। अच्छा, कुछ आपका पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस था कि नहीं गेट के ड्यूरेशन में? तो बहुत लोगों का रहता है कि गेट के प्रिपरेशन के टाइम में भी पर्सनल लाइफ चलती है, जैसे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या अदर एक्टिविटीज, तो आपका कुछ था या? नहीं, मेरा इस टाइप का कुछ रिलेशन वैसा नहीं था। मेरा पर्सनल लाइफ में वैसा कुछ बड़ा वैसा नहीं था जो मतलब मुझे गेट के प्रिपरेशन में मेरे लिए मतलब बाधक हो। लेकिन हाँ, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, जैसे आप मैंने कहा कि एसएमई में एक्टिव था, मैं काफी एक्टिव था। उस टाइम में बिजनेस डेवलपमेंट हेड था यहाँ का। ओके। और उसके बाद चयनिका संघ में भी मैं एक्टिव मेंबर हूँ। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों चीजें हैं जो मैंने साथ साथ किया। और साथ में गेट के लिए प्रिपरेशन जब मेरे पहले से हो गई थी, तो बीच में जो क्लासेस के टाइम होते हैं, समर ब्रेक और गेट एग्जाम के बीच में, तो फिर उस टाइम मैं केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपना इनरिच करता रहा, और जो क्लासेस होते थे क्लासेस पे ध्यान देता रहा, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब गेट एग्जाम बहुत क्लोज में आता है, लाइक नवंबर दिसंबर, तो बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेशन फील करते हैं कि अगर उनको कोई भी क्वेश्चन नहीं बना, एज अगर समझ लें कि कोई पीवाईक्यू का क्वेश्चन नहीं बना, तो उनको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील होता है। तो उस डिमोटिवेशन को दूर करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? मतलब कैसे अपने आप को वो गेट तक मोटिवेटेड रहे? बहुत लोग डिमोटिवेट बिल्कुल होते ही है, ये कॉमन चीज है, ठीक है? आपके साथ भी आई थिंक हुआ ही होगा कभी ना कभी। होता ही है। जब आप पहली बार कोई सवाल बना रहे होते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों या फिर क्यूआरआई के क्वेश्चंस हों या फिर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हों या फिर जनरल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हों, तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चंस ज्यादा ना बने, कुछ गलती हो जाए, या फिर आपको पता ही ना हो कि ये कॉन्सेप्ट भी था। तो ये होना बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनिंग एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो आप कम्प्लीटली इसे मास्टर नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि जो भी सवाल गलत हो रहे हैं या फिर आपको नहीं आ रहे हैं, इसमें आप अपना पॉजिटिव अप्रोच रखें। आपको जैसे पता चल गया है कि मेरी कोल माइनिंग में ये एक्स टॉपिक मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप उसको पॉजिटिवली लें, और आपको उसके रेफरेंस बुक वहां पे आपको रेफर करना पड़ता है। तो आप वहां पे जाएं, रेफरेंस बुक को फॉलो करें, और इससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सकते हैं। तो यही एक तरीका है कि आपको जहां भी ज्यादा परेशानी हो रही है, आप रेफरेंस बुक इसी के लिए होता है, तो आप उसको रेफर करें। ठीक है, तो जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो जैसा कि आपने नहीं किया था कोई कोचिंग, क्योंकि आपके कॉलेज में ऑलरेडी गेट से अवेलेबल लोगों का सब कुछ बता दिया गया, ठीक है। मैं उनको अपने साइड से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और सेल्फ स्टडी करते हैं, अगर उनको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल जैसे आपने देवाशीष देव की रॉक मैकेनिक्स की बुक हुई, ठीक है, वेंटिलेशन है, सरफेस इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आप बहुत सारी बुक्स नहीं फॉलो कर सकते तो एक एनपीटीएल होता है, आप एनपीटीएल के लेक्चर्स देख के आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। हाँ, आपको एनपीटीएल ये आपके मतलब सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में आता है, क्योंकि आप आईआईटी तो नहीं जा सकते, लेकिन आईआईटी के प्रोफेसर से आप जरूर पढ़ सकते हैं वहां से। हाँ, बिल्कुल सही बात है, और इसी उद्देश्य से यह स्टार्ट भी किया गया था एनपीटीएल। तो इसमें आपको आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर या फिर कोई और प्रोफेसर हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, और आप अच्छे से मतलब प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। तो जब गेट का एग्जाम आया, गेट के एग्जाम से पहले, क्योंकि आपने जो नोट्स बनाए थे, कॉलेज नोट्स बनाए थे, राइट, तो उन नोट्स को एक मंथ में रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा, ठीक है, तो क्या आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाया और गेट के एग्जाम के पहले कितनी बार उसको रिवीजन किया? देखिए, मैंने नोट्स जब बनाया था तो
नोट्स मेरा इतना मतलब पर्याप्त था कि मुझे अलग से ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, अगर आप उसको बार बार रिवीजन करते हैं तो आपकी टाइम घटने लगती है रिवीजन की, कि अगर आपको एक सब्जेक्ट है तो आपको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है। तो मुझे अलग से कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे जो नोट्स थे, क्लास नोट्स थे, वो खुद में ही काफी शॉर्ट थे, क्योंकि काफी तेज में क्लासेस होती हैं। तो मैंने अलग से काफी नोट्स नहीं बनाया था। बट हाँ, मैंने जब एक बार को क्वेश्चंस कर रहे थे और मुझे लगा कि कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मेरे नोट्स में नहीं है, तो उनको मैं एक शॉर्ट नोट की तरह में एक कॉपी में लिखा था और मैंने लास्ट में उससे रिवीजन किया। और एक बार मेरा जब पहले से ही समर ब्रेक में इक्विबोराई का सॉल्व हो गया था, तो मैंने लास्ट मंथ में फिर से रिवीजन किया और सेकेंड टाइम में काफी कम टाइम लगता है। मुझे यह लगा कि सेकेंड बार आप जब इक्विबोराई वगैरह बना रहे होते हैं तो आपको काफी कम टाइम लगता है, क्योंकि आप पहले से जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जहाँ आप फंस रहे होते हैं, तो उसको आप सॉल्व कर चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो गेट का 3 आवर्स था, वो 3 घंटे को आप किस तरह यूटिलाइज करें? क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, कोई सेक्शन बाय सेक्शन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, तो उस 3 घंटे को किस तरह, किस वे में आप उसको अटेम्प्ट किए थे 3 आवर्स को? देखिए, मेरा स्ट्रेटेजी वही था कि पहले जो क्वेश्चन सिंपल थे मैंने खोज कर उन्हें लगाया, जिसमें हमको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी और सीधे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे जो देख कर बनने वाले थे, तो मैंने पहले उन्हें छाटकर पहले कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं देखा कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक होता है 1 नंबर वाले, एक होता है 2 नंबर वाले, तो जो 2 नंबर वाले होते हैं उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं तो मैंने जो भी कैलकुलेशन थे उन्हें डबली चेकअप किया। और इस तरह 3 घंटे तो खैर वैसे ही बीत जाते हैं एग्जाम्स में, कुछ सवाल भी छूट जाते हैं। तो बिल्कुल मेरा ध्यान एक्यूरेसी पे। जो गेट 2024 वाले एस्पिरेंट हैं, उनको आपके तरफ से क्या मैसेज होगा? क्या उनको गाइड करना चाहेंगे आपके, वो किस तरह अपना प्रिपरेशन बूस्ट करें, डिमोटिवेशन फील ना करें? आप उनको क्या गाइड देना चाहेंगे? मैं यही गाइडेंस देना चाहूंगा, यही सलाह देना चाहूंगा कि आप गेट के लिए एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो आप अभी पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर कीजिए। आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट में अब वो सवाल नहीं आते हैं जो सीधे आपको या फॉर्मूला से निकल जाएं या फिर आप जो रटे हुए हैं वो आ जाए। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे अपने ध्यान फोकस कीजिए। और इसके बाद फिर आपको जहां से भी अगर लग रहा है कि आपकी कोई सब्जेक्ट अभी वीक है, तो आपके पास अभी काफी टाइम है, आप उस पर काम कर सकते हैं। और बेसिकली आपको रॉक मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, ज्यादा सवाल वहां से आते हैं, तो आप वहां पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आसानी से नेट पे मिल जाते हैं, तो आप उसको एज अ मॉक लगाइए या फिर किसी भी तरह से आप वहां से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको यह पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन सवाल आ रहे हैं उसमें, और उस टाइप से अपने स्टडी को फोकस कीजिए। मैं आप सभी को ये बता दूं कि अभी हम शुभम से बात कर रहे हैं IIT ISM धनबाद में ही बैठ के, जो कि हमारा और इनका फिजिकली इंटरेक्शन अभी हो रहा है, राइट? तो अभी इसी तरह बहुत सारे वीडियो हम लेके आएंगे, और आई थिंक कि आप इनका जर्नी सुन के बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील किए होंगे और आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग गए होंगे, राइट? तो आगे ही ऐसे जैसे ही आपको डिमोटिवेशन फील होगा, तो मैं ऐसे ही एक मोटिवेशन जर्नी लेके आऊंगा आपके सामने, आप वहां से मोटिवेट फील कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।